ओके, नाउ वी आर प्रेजेंट विथ सेकेंड प्रोजेक्ट। और हम सभी लोग आज क्या करेंगे, अपने इंग्लिश में जो सेकेंड प्रोजेक्ट लिखना है उसको देखेंगे। और देखिए प्रोजेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पे लिखा गया नेम ऑफ प्रोजेक्ट, लिखा गया टू लर्न अबाउट रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये प्रोजेक्ट का नाम है। और फिर क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को करने का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक उद्देश्य होता है। और हमारे इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लिखा गया है इन टू एनेबल टू लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। बता दिया गया ऑब्जेक्ट में कि हम लोग कुछ रूल्स सीखेंगे, कुछ नियम सीखेंगे, जिसके माध्यम से किसी भी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। देखिए जो रूल्स लिखा गया है यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहला जो रूल्स है मैं यहाँ बताता हूँ। तो लिखा गया है सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा गया है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। मतलब ये जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को प्राप्त कर लेते हैं उसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है पैसिव वॉइस में। तो पहला जो रूल्स है यही है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिख देंगे और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखने जाएंगे तो उसका केस चेंज हो जाएगा। केस चेंज होने का मतलब अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आए हैं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी है तो सब्जेक्ट के स्थान पर हो जाएगा तो आए हो जाएगा। ठीक इसी तरह से बहुत सारे नाउन और नाउन के रूप में आप नाउन है तो एसिड इस्तेमाल हो जाएगा। तो नाउन है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है या सब्जेक्ट के स्थान पर है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रोनाउन होता है उसका प्रभाव पड़ता है। उसके केस जो होते हैं उसको चेंज करना पड़ता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर लेंगे और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर लेंगे। तो ये जो आपका पहला रूल था ये था। अभी जो एग्जांपल होगा वो और बात आपका क्लियर कर देगा। और सेकंड रूल है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। जितना इस दुनिया में आज तक पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाए गए हैं सब में वर्ब की एक ही फॉर्म लगती है। वह फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं लगती है। मतलब दुनिया के सभी सेंटेंस में, चाहे वो किसी भी टेंस की बात करें, चाहे किसी भी यूज की बात करें, चाहे नॉर्मल कोई भी सेंटेंस होता है, कोई डायरेक्टली सेंटेंस की बात करें जैसे इंपरेटिव सेंटेंस वगैरह होता है, सब जगह पर मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब कहने का मतलब ये होता है जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब करने की बात ये करें तो दुनिया में जितनी वर्ब्स होती है वो प्लूरल फॉर्म में उपस्थित होती है और उसी फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और वो जो होगी आपकी क्या रहेगी, हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग की जाएगी जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट रूल्स क्या है, बाई के बाद जब हम लोग सेंटेंस यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट लिखना होता है तो उसके साथ एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है जो बाई होता है। तो बाई के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन केस चेंज रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, सेम सेंटेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है। एज इट फॉर्म मतलब जैसे कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमको मिलता है, अगर वह पॉजिटिव सेंटेंस में है तो उसकी पैसिव भी पॉजिटिव में ही बनेगी। अगर वह नेगेटिव सेंटेंस में उपस्थित है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी हमको क्या बनाना पड़ता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। सेम इसी कंडीशन में अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का जो है वो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसको हमको क्या बनाना पड़ता है, पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव में ही बनाना पड़ेगा। मतलब ये जो लिखा गया सेम सेंटेंस इसका मतलब यही था। नेक्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वह चेंज होती है। और वो कैसे चेंज होती है अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। अभी भी 5वें नंबर पे आपने देखा था, क्या देखा था कि हेल्पिंग वर्ब लिखा गया था कि फॉलोइंग है तो आगे है। तो ये देखिए लिखा गया हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखी गई है। और इसमें क्या लिखा गया है, इसी तरीके का आप एक फिगर बनाएंगे जो यहाँ पे लिखा गया है। टेंस लिखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और यहाँ फ्यूचर लिखा गया है। और यहाँ पर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये टोटल देखिए सहायक क्रियाएं कैसे हैं। सहायक क्रिया के साथ साथ इसकी अगर हम कह दें कि सेंटेंस इंग्लिश में रहेगा और उस इंग्लिश के सेंटेंस की आपकी आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान का भी काम ये सहायक क्रियाएं करेंगी।
वो कैसे करेंगे? जैसे आप सेंटेंस पाएंगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आईएस वीईएस जुड़ा हुआ है या डू डज भी किया, तो आप समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मतलब जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे वो टोटली इंग्लिश में होते हैं, और जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे या चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो उसमें क्या करना होगा? पहचान आपकी इंग्लिश की होती है। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और साथ ही साथ किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने में ही काम करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस की साइकिल लिखी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या तो फिर डिड, साइकिल स्पेशली डिड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी उसकी पहचान का काम करेगा। आगे लिखा गया है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की साइकिल विल और शैल होती है। तो ये है आपका इंडेफिनिट सभी का कंटीन्यूअस है, इज एम आर है, वाज वर है और विल बी और शैल भी है। और परफेक्ट टेंस की क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट हुए सभी परफेक्ट की बात करते हैं, हैज है, और यहाँ पे पास्ट की बात करते हैं हैड हो गया, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं विल हैव और शैल हो गया। आगे क्या लिखा गया है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो हैज बीन और हैव बीन है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड बीन है, और फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। तो आपने सुना भी होगा कुछ टेंसेस की क्रियाएं, कुछ टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ सीखेंगे क्यों बनती है और क्यों नहीं बनती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अगला चार्ट बनाएंगे। अगला चार्ट किस चीज का होगा? जो एक्टिव वॉइस है अब उसकी पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाओं का चार्ट हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस के चार्ट को बना लेते हैं। हाँ देखिए, अभी भी मैं बोला कि अब हम लोग को क्या कहना है? हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा उसको कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए भी एक चार्ट बनाएंगे जो यहाँ पे प्रस्तुत है। सभी टेंस का एक साथ यहाँ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, अगर पैसिव वॉइस जब हम उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके लिए सहायक क्रिया क्या होगी? जो यहाँ सहायक क्रिया है वही यहाँ पे, मतलब एक तरीके से जितनी कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं उसी को इंडेफिनिट टेंस में ले जाकर पुट कर देंगे। वो आपके पैसिव वॉइस के लिए इंडेफिनिट का भी काम करेंगे और साथ ही साथ कंटीन्यूअस का काम तो करेंगे। बस एक शब्द आपको क्या कर लेना है? उसके साथ जोड़ लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वही आपका इंडेफिनिट टेंस की भी सहायक क्रियाओं का काम करेंगे। मतलब हम ये बता दें कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस के लिए सहायक क्रिया का काम करेंगे। वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? वाज और वर हो जाएगा, और इसी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? विल बी और क्या हो जाएगा? शैल बी हो जाएगा। तो मैं अभी भी आपको बता रहा था। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कंटीन्यूअस के लिए क्या होगा? तो कंटीन्यूअस में क्या होगा? जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं उसमें क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना है। ऐसे यहाँ पर भी बीइंग जोड़ देना है, यहाँ पर भी बीइंग जोड़ देना है, बस दोनों में इसमें भी बीइंग जोड़ देना है और यहाँ पर भी बीइंग जोड़ देना है। और इसके बाद इसके साथ भी बीइंग जोड़ देना है और एम के साथ भी बीइंग जोड़ देना है, बीईआईएनजी हो जाएगा, और आई के साथ भी बीईआईएनजी मतलब बीइंग को जोड़ देना है। मतलब याद करने की ट्रिक बताएं तो जितनी कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया थी वो इंडेफिनिट में भी लगेगी और कंटीन्यूअस में भी लगेगी पैसिव वॉइस के लिए। बस शब्द क्या है? एक शब्द बीइंग को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो ऐसे ही कर लेना है। और इसी तरह से सहायक क्रिया की बात करते हैं तो जो सहायक क्रिया यहाँ पे है मतलब हैज बीन और है भी जो परफेक्ट कंटीन्यूअस की है वो आकर के यहाँ हो जाएगी परफेक्ट की सहायक क्रिया का काम कर देगी। तो मुझे लगता है बात समझ आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे हैड भी हो जाएगा, हैड भी हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर विल हैव बीन होगा और शैल हैव बीन हो जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। और जो कंटीन्यूअस जहां भी कंटीन्यूअस शब्द आए, जहां भी कंटीन्यूअस शब्द आएगा वहां पे एक छोटा सा काम कर देना है। जो सहायक क्रिया परफेक्ट कंटीन्यूअस की है उसमें एक शब्द जोड़ देना है। वो क्या जोड़ना है? बीईआईएनजी मतलब बीइंग जोड़ देना है। मतलब मैं क्या बताऊं, यहाँ पर जो शब्द लिखा गया इन दोनों के साथ आप बीईआईएनजी जोड़ देंगे, इसमें भी जोड़ेंगे, यहाँ पर भी बीईआईएनजी जोड़ेंगे और यहाँ पर भी दोनों के साथ बीईआईएनजी और बीईआईएनजी मतलब बीइंग जोड़ देंगे। तो ये सहायक क्रिया तैयार हो जाएगी। देखिए तो सहायक क्रियाओं का जहां तक ख्याल करें वो बहुत आसान होता है। मैंने आपको बताया मतलब एक शब्द
केवल एक शब्द सीखना है। मतलब एक्टिव वॉइस में जितनी सारी क्रियाएं होती है कंटिन्यूस की, वो इंडेफिनिट का भी काम करेंगे पैसिव वॉइस में, और खुद कंटिन्यूस का भी काम करेंगे। लेकिन जब कंटिन्यूस की बात आएगी तो वहां पर एक शब्द जोड़ लेना है सारी क्रियाओं के साथ, BEING, मतलब बीइंग को। बाकी आप समझ गए होंगे, सारी क्रिया ऐसे तैयार हो जाएगी। इसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट क्रिया, परफेक्ट परफेक्ट में भी काम करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या करना होगा, एक शब्द बीइंग जोड़ देना होगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। और हम मिलते हैं अब एग्जाम्पल के साथ, अगले देखते हैं और एग्जाम्पल क्या है। देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं, जैसे लिखा रहेगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहेगा, I know you। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहेगा। आपको क्या करना होगा, पैसेज बनाना होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, पहले सेंटेंस को आप देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर जो यू है वो यहाँ पर आपका यू सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। और जो आपकी सहायक क्रिया की बात करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है, सहायक क्रिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस के लिए सहायक क्रिया जो होती है वो इस एमआर में से कोई एक लगा लेंगे। मतलब कहने का हम यू के साथ आर लगाते हैं तो आर हो जाएगा। और वर्ब जो मेन है उसकी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म का मतलब नो है तो उसका थर्ड फॉर्म नो होता है। और आपको मैंने बताया था कि बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में मतलब नहीं लिख दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर नो के साथ, नोन के साथ बाई नहीं लगता है, नोन के साथ टू लगता है। तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्या, यू आर नोन, ये तो लिखेंगे, और इसके साथ टू लिखेंगे, मी, ये करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। एक साल बोर्ड की परीक्षा में यही एग्जाम्पल पूछा था, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल में नोट किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।